11th के छात्रों का स्वागत है। व्यावसायिक अध्ययन में आज बात करते हैं पार्ट सेकंड अध्याय 2 व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप। पिछली बार हमने पढ़ा था एकल व्यक्ति स्वामित्व का अर्थ तथा परिभाषा। हम यहाँ पर व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप पढ़ रहे थे। उसमें पहला हमने व्यावसायिक स्वामित्व का प्रारूप पढ़ा था, एकल स्वामित्व का अर्थ तथा परिभाषा। यानी कि जब एक ही व्यक्ति व्यवसाय चलाए, व्यवसाय संचालन करे, व्यवसाय के लिए पूंजी का एकत्रित करे, तो व्यापार तथा व्यवसाय के समस्त कार्य अगर एक ही व्यक्ति करता है तो वो कहलाता है एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व का व्यापार। जैसे कि हम इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जितने भी हमारे ये दुकानदार छोटे दुकानदार जो भी हैं वो सब एकल व्यापारी के रूप में ही कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इसके बाद में हमने किम्बल तथा किम्बाल की परिभाषा, LH एहनेन की परिभाषा को भी समझा था। उससे इस आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा स्थापित व्यवसाय जिसमें एकल स्वामित्व, असीमित दायित्व, सीमित कार्य क्षेत्र, ऐच्छिक आरंभ और अंत, व्यवसाय चुनाव में स्वतंत्रता तथा पूंजी लाभ हानि पर एकाधिकार किसी एक व्यक्ति का ही होता है। अब बात करते हैं एकाकी स्वामित्व के गुण तथा दोष, यानी कि इस प्रकार के प्रारूप में, इस प्रकार के प्रारूप के व्यवसाय में किस प्रकार के लाभ और हानियां होती हैं। व्यवसाय आरंभ करने में सुगमता है, शीघ्र निर्णय, ये इसके लाभ हैं। शीघ्र निर्णय, क्योंकि एक व्यक्ति को निर्णय लेना होता है इसलिए शीघ्र निर्णय हो सकता है। व्यक्तिगत संपर्क होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करता है इसलिए उस व्यक्ति का संपर्क उस उपभोक्ताओं से या ग्राहकों से होता है। ऋणों की प्राप्ति करने में भी सुगमता है, क्योंकि सभी व्यक्ति को पता है कि एक ही व्यक्ति है, यहाँ पर तो आसानी से वो ऋण प्राप्त कर लेता है उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर या उसकी पूंजी के आधार पर। कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा देगा, क्योंकि निश्चित तौर है ये लाभ, इस व्यवसाय से पूरा लाभ किसको मिलना है, एकल व्यापारी को, उसी व्यक्ति को मिलना है। इसलिए वो कठिन से कठिन परिश्रम करेगा जिससे अधिक से अधिक लाभ कमा सके और अपना अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। व्यवसाय चुनाव में भी स्वतंत्रता है, क्योंकि उसको अन्य किसी से पूछना नहीं है, सीधे से जो उसकी रुचि है, जिसमें वो जिस व्यवसाय को वो समझता है और वो जिसके बारे में जानता है, उसका वो चुनाव स्वतंत्रता से आसानी से कर सकता है। पैतृक ख्याति का लाभ, ऐसी स्थिति में पैतृक ख्याति का भी लाभ उसको मिल जाता है। मान लीजिए उसके माता पिता या दादा दादी ये इस व्यवसाय को अगर करते आ रहे हैं, पैतृक यानी कि उसकी पुराने परिवार के सदस्य अगर इसको करते आ रहे हैं तो वो उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, तो वो उसे लाभ पहले से जो उसके दादा दादियों के द्वारा से ख्याति है उसका लाभ उसको मिलता है। समापन आसान है इसमें, और पूर्ण नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, इसलिए नियंत्रण करने में उसे आसानी होती है। हानि के क्या कारण हैं? वित्त के सीमित साधन है, क्योंकि यहाँ वित्त एक ही व्यक्ति को उपलब्ध करता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सीमित है, यानी कि वित्त छोटी मात्रा में उसको प्राप्त हो सकता है। सीमित प्रबंध योग्यता, एक व्यक्ति में प्रबंध योग्यता सीमित ही हो सकती है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्रों में उसका प्रयोग, अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर सकता है। असीमित दायित्व, सबसे बड़ी इसका जो वो हानि है इस प्रारूप की, वो सबसे बड़ी हानि यही कि असीमित दायित्व, यानी कि हानि होने की स्थिति में ऐसे व्यवसाय में व्यवसाय की पर्सनल व्यक्तिगत संपत्ति जो है उसमें से भी उसको बेचकर भी उसकी हानि उसको हानि पूरी करनी होगी। इसका यही है असीमित उत्तरदायित्व। इसके बाद शीघ्र निर्णय लेने से भी कभी कभी कठिनाई होती है, क्योंकि से एक ही व्यक्ति होता है, ऐसी स्थिति में उसे निर्णय स्वयं लेने होते हैं। तो अगर शीघ्र निर्णय ले लिया जाए तब भी ऐसी स्थिति में कभी कभी वो निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। अनुपस्थिति दशा में, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी एक हानि ये भी है कि मान लो अगर उसको कहीं जाना है, कहीं अपने परिवार के साथ शादी वगैरह समारोह में या किसी अन्य समारोह में जाना है, तो ऐसी स्थिति में अनुपस्थिति की स्थिति में उसे हानि वहन करनी पड़ेगी। सीमित विस्तार, यानी कि आप निश्चित तौर पर ऐसे व्यवसाय का वो सीमित ही विस्तार कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूंजी कम होगी, प्रबंध योग्यता कम है, एक ही व्यक्ति की प्रबंध योग्यता है। ऐसी स्थिति में वो अपने व्यवसाय का विस्तार बहुत अधिक मात्रा में नहीं कर सकता। ये हानियाँ इसमें हैं। अब इसके आधार पर हम निष्कर्ष जान सकते हैं। उपयुक्त लाभ एवं हानियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एकाकी नियंत्रण वाला व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ तो होता है एकाकी व्यापार में, क्योंकि प्रॉफिट लाभ ज़्यादा हैं, हानियाँ कम हैं, लेकिन फिर भी
इसलिए हम क्या कह सकते हैं, व्यापार सर्वश्रेष्ठ तो होता है, किंतु एक व्यक्ति की इतना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता कि वह एक बड़े क्षेत्र के में प्रत्येक चीज़ का प्रबंध स्वयं कर सके। अतः एकाकी व्यवसाय ऐसे व्यवसाय के लिए उचित व सर्वश्रेष्ठ है जिसका क्षेत्र छोटा हो, यानी कि जहाँ छोटा स्तर हो, जो छोटे स्तर पर व्यवसाय किए जाते हैं वहाँ के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वामित्व का प्रकार हो सकता है। संयुक्त, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत एक संयुक्त हिंदू मुखिया या कर्ता के नियंत्रण व्यवसाय चलाते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाता है। जैसे अग्रवाल एंड सन्स, राजीव एंड ब्रदर्स, इस प्रकार के व्यवसाय के उदाहरण हैं। जब व्यवसाय उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं यहाँ पर, तथा व्यवसाय का एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं, तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। जिस प्रकार परिवार के मुखिया के हाथ में नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे व्यवसाय का संचालन भी परिवार का मुखिया ही करता है तथा अन्य सदस्य मुखिया के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस तरह के व्यापार में परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति मुखिया होता है, यानी कि ज्येष्ठ जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा परिवार का, वही उस परिवार का मुख्य, इस ऐसे व्यवसाय का मुखिया कहलाएगा या होगा, तथा जिसका दायित्व असीमित होगा जबकि अन्य सदस्य का दायित्व सीमित होता है। इस प्रकार के प्रारूप को प्रचलन केवल भारत में ही अधिकतर प्रचलित है तथा यह हिंदू अधिनियम के अधीन नियंत्रित है, यानी कि भारत में ही इसका प्रचलन अधिक है तथा और ये हिंदू अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित है, यानी कि इस पर हिंदू अधिनियम के नियम लागू होते हैं। अब बात करते हैं हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ तथा हानियाँ क्या हैं। स्थापित करने में सरलता है, क्योंकि ये पहले से स्थापित होते हैं और आसानी से सरलता से स्थापित होते हैं। एक परिवार के सदस्य सब मिलकर ऐसे व्यवसाय चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये स्थापित करने में सरल है। निर्णय की स्वतंत्रता है, यहाँ परिवार का मुखिया ही मुख्य होता है, वही करता धरता सभी वही होता है, तो वो आसानी से निर्णय वही लेता है, तो स्वतंत्र है वो निर्णय लेने में। सबसे आयकर से छूट इसमें मिलती है। यहाँ भारत में आयकर से छूट स्वतंत्र परिवार के व्यवसाय से जो इनकम मिलती है उस पर परिवार के सभी सदस्यों को छूट प्राप्त होती है। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, वो कोई भी व्यवसाय चुनने में स्वतंत्र है। कुशल प्रबंध, यानी कि एक परिवार का मुखिया जो होता है वो निश्चित तौर पर अनुभवशाली होता है, वो निश्चित तौर पर एक अच्छा सा प्रबंध, क्योंकि उसने पूरा अनुभव किया है, अनुभव के आधार पर एक अच्छा प्रबंधक साबित होता है। जन्म से ही सदस्यता, इसमें सबसे बड़ा लाभ एक यही है कि जैसे ही परिवार में कोई नया सदस्य आएगा तुरंत की तुरंत वो ऐसे व्यवसाय का सदस्य बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी हानियों की। पूंजी के सीमित साधन, क्योंकि परिवार का एक परिवार ही इस व्यवसाय को संचालित करता है, पूंजी लगाता है, नियंत्रित करता है, इसलिए केवल परिवार की पूंजी तक ही इस व्यवसाय को हम सीमित कर सकते हैं, यानी उसके वित्त के साधन सीमित हैं। उस परिवार के सदस्यों से ही वो पूंजी एकत्रित हो सकती है, कहीं अन्य जगह से नहीं हो पाती। सीमित प्रबंध निश्चित तौर पर है, जो अनुभवशाली होता है मुखिया वही केवल प्रबंध कर सकता है। अब अनुभवशाली तो होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा व्यवसाय वो ऐसे व्यवसाय का प्रबंध नहीं कर सकता। सुविधा, मुखिया का असीमित दायित्व, इसमें सबसे बड़ा हानि यही है कि परिवार के मुखिया का जो दायित्व है वो असीमित होता है, यानी कि अगर हानि होती है तो परिवार के मुखिया को अपनी संपत्ति बेचकर भी दायित्वों की पूर्ति करनी होती है, जबकि यहाँ पे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका जो होता है दायित्व वो सीमित होता है, यानी कि जो उसमें पूंजी उनकी लगी हुई है परिवार के सदस्य के रूप में, केवल वही पूंजी हानि उन्हें होगी, व्यक्तिगत संपत्ति की कोई हानि उन्हें नहीं होगी। सीमित सदस्यता, निश्चित तौर है अगर परिवार में दो ही सदस्य हैं तो परिवार में अगर दो ही सदस्य हैं तो दो ही सदस्यों का ये व्यवसाय आरंभ होगा, इसमें ज़्यादा सदस्य फिर नहीं, अलग से सदस्य नहीं बन सकते। इसके बाद शक्ति का केंद्रीकरण, यहाँ पे परिवार के मुखिया के हाथ में ही शक्ति पूरी होती है, तो निश्चित तौर इसमें केंद्रीय जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि शक्ति का केंद्रीकरण से हानि परिवार के मुखिया के अनुसार ही इसमें व्यवसाय करना होता है, उसी के अनुसार संचालन करना होता है, उसी के अनुसार सारे निर्देशन में काम होते हैं। तो निश्चित तौर पर कभी कभी शक्तिकरण के होने से भी केवल एक ही जगह पर शक्ति है, इसलिए भी इसमें व्यवसाय में हानि संभव है। निष्कर्ष,
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय केवल भारत में ही प्रचलित है, क्योंकि यहाँ इस तरह के परिवार पाए जाते हैं एवं भारत के इस प्रकार के व्यवसाय का प्रचलन मुख्य कारण है आयकर में छूट, क्योंकि इसकी इनकम जो होती है वो परिवार के सदस्यों को उस अगर इनकम मिलती है उस ऐसे व्यवसाय से, तो ऐसे व्यवसाय की परिवार के सदस्यों की वो इनकम छूट के दायरे में आती है। तो यहाँ पर सबसे मुख्य जो इसका प्रचलन का मुख्य कारण वो आयकर से छूट का ही होता है। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार प्रारूप साझेदारी संगठन। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संस्था को कहते हैं, जिसे वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी निश्चित व्यापारी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार चलाने एवं सामूहिक लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। कि कुछ दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे कि जो एक संस्था बनाएंगे, जिसको वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से और निश्चित एक व्यापार समझौता होगा, उसमें वैधानिक व्यापार करेंगे, वो सामूहिक लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार इसमें जो परिभाषा दी गई है वो निम्न प्रकार है। साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध है जिससे ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया गया हो, जिसे वे सब चला रहे हों या उसकी ओर से या उन सब में से कोई एक चला रहा हो, यानी कि उन सब की ओर से कोई एक चला रहा हो या उन सब में वे सब मिलकर चला रहे हों, और लाभ को परस्पर बांटने के लिए कुछ व्यक्ति मिलकर एक ऐसी संस्था का संबंध है जो व्यवसाय को लाभ को परस्पर बांटने के लिए सब मिलकर चला रहे हो या सबकी ओर से कोई एक चला रहा हो। LH हेने ने इस संबंध में परिभाषा दी। वो कहते हैं साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय को साझे में चलाने के लिए सहमत हुए हैं, यानी कि व्यवसाय को मिलकर चलाने में मिलकर उसका लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं। किम्बाल ने इस संबंध में परिभाषा दी। एक साझेदारी अथवा फर्म, जैसा कि उसे प्राय कहा जाता है, विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह, यानी कुछ व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने संयुक्त रूप से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी अथवा सेवाओं का एकत्रीकरण किया हो, यानी जिसमें पूंजी भी लगाई हो अपनी, कुछ व्यक्ति मिलकर एकत्र हुए हों और उन्होंने पूंजी एकत्रित की हो सबने मिलकर, तथा और उसका सेवाएं देने यानी संचालन करने में के लिए भी वो एकत्रित हुए हों। ये बात किम्बाल बताते हैं। निष्कर्ष, उपयुक्त अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी व्यवसाय एक ऐसा प्रारूप है व्यवसाय का जिसमें एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, एक लिखित अनुबंध करते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं, तथा फर्म और साझेदार में स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। धन्यवाद, नमस्कार।